हेलो दोस्तों, मास्टर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। यूपी पुलिस की तैयारी के लिए हमने 30 दिन का टारगेट बैच शुरू किया है। इस 30 दिन के टारगेट बैच में हम हिंदी प्रैक्टिस सेट आज लेकर आए हैं आपके सामने। हिंदी में आज हम पढ़ेंगे वर्ण और ध्वनि का प्रैक्टिस सेट। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस नंबर 1 से। हमारा पहला क्वेश्चन है, क्षत्रज्ञ वर्ण है, कौन सा व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन है या ऊष्म व्यंजन है? तो हमें पता होना चाहिए हमारा जो क्षत्रज्ञ है ये संयुक्त व्यंजन है। चलिए हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में अयोगवाह किसे कहते हैं? अयोगवाह संयुक्त व्यंजन को कहते हैं, विसर्ग को कहते हैं, घोष को कहते हैं या महाप्राण को कहते हैं? तो जो अयोगवाह हमारा है उसे कहते हैं, विसर्ग को अयोगवाह कहते हैं। अब विसर्ग किसे कहते हैं? विसर्ग कहते हैं अंग और अह को। अंग और अह हमारा विसर्ग है, ठीक है। खास तौर से इसमें जो अह आता है ये 2 बिंदु, ये विसर्ग का सबसे बड़ा पकड़ने का ट्रिक है। किसी भी संख्या के अंत में ये 2 बिंदु लग गया, समझ लीजिए ये अयोगवाह में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ ब किस प्रकार के वर्ण हैं? दंतोष्य, मूर्धन्य, तालव्य या कष्टोष्ठ्य? कष्ठोष्य। तो जो फ और ब है हम पहले इसको बोल के देखते हैं ये निकलता कहाँ से है। क्या यह दांत से निकल रहा है, या क्या ये मूर्धन्य से निकल रहा है, क्या यह तालु से निकल रहा है, क्या ये कंठ से निकल रहा है? तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि अगर सही मायने में देखा जाए तो जो ये दंतोष्ठ है हमारा फ ब इससे नहीं निकल रहा, लेकिन फ ब निकल कहाँ रहा है? ओष्ठ से। लेकिन फ और व दंतोष्ठ अगर ये हमारे ऑप्शन में नहीं दिया है ओष्ठ, तो हम दंतोष्ठ को भी लगा सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई है? ध्वनि शब्द की है, भाषा की है, वाक्य की है या अक्षर की है? लघुत्तम कह रहा है, लघु उत्तम, यानी ध्वनि बन के क्या बन जाता है? तो अगर ध्वनि को हम जितना बढ़ाएंगे वो आकर एक भाषा में बदल जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लघुत्तम वाग ध्वनि किसे कहते हैं? लघु उत्तम। लघुत्तम अगर ध्वनि वाण को कह दें तो क्या होता है? लघुत्तम ध्वनि वाण वाग। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन स्वर सही हो जाएगा, व्यंजन सही हो जाएगा, वर्ण सही हो जाएगा या शब्द सही हो जाएगा? तो लघु वाग ध्वनि अगर कह दे तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या इस दोनों में फ़र्क क्या है हम चलिए देखते हैं। इसमें ध्वनि की लघुत्तम इकाई कहाँ है, ठीक है। ध्वनि की लघुत्तम इकाई अगर बोल दे तो हम भाषा मारेंगे, लघुत्तम ध्वनि वाग ध्वनि कहे तो हम वर्ण मारेंगे। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, वर्णमाला में मात्रा का अर्थ क्या है? वर्णमाला में मात्रा का अर्थ वर्ण की मात्रा है, वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय, ध्वनि का परिमाण है या वर्णों का क्रम है? तो वर्णमाला के मात्रा का जो अर्थ है वो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्ण के उच्चारण में लगने वाला जो समय है यही क्या कहता है? वर्णमाला का मात्रा का अर्थ कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिना अवरोध के उच्चारित होने वाले वर्ण कहलाते हैं? कौन सा? ए घोष, स्पर्श, स्वर या व्यंजन? बिना किसी अवरोध के जो स्वर हैं वो बिना किसी अवरोध के उच्चारित हो जाते हैं, जैसे अ, आ,
ई, ई, ये सब क्या हो जाएंगे, बिना अवरोध के निकल रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, व्यंजन की परिभाषा क्या है। व्यंजन की परिभाषा, चलिए आज जानते हैं व्यंजन की परिभाषा होती क्या है। दीर्घ स्वर वाले वर्ण, स्वर की सहायता से बोले जाने वर्ण, बिना किसी की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण, बिना अवरोध के बोले जाने वाले वर्ण। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण। क्योंकि जब तक व्यंजन में हम स्वर नहीं मिलाएंगे, ठीक है, व्यंजन में जब तक स्वर नहीं मिलाएंगे, व्यंजन का कोई मतलब ही नहीं बनेगा। बहुत कम ही वर्ड ऐसे बना सकते हैं बिना व्यंजन के, बिना स्वर के। चलिए अगला देखते हैं, इनमें से कौन स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन कौन सा है, चलिए देखते हैं। क वर्ग है, च वर्ग है, त वर्ग है, या ये तीनों है। तो हम लोग जब पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग ये तीनों ही स्पर्श व्यंजन है। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क कौन सा व्यंजन है, तालव्य है, दंत्य है, मूर्धन्य है, या कंठ है। क को निकालने में हम कहीं अपनी ज़बान को, कहीं जीभ को कहीं लड़ाते हैं क्या, कहीं अवरोध देते हैं क्या? जी नहीं, ये बिल्कुल कहाँ से निकलता है, हलक से निकलता है, कंठ से निकलता है, बिल्कुल गले से। तो हम इसे क्या कहेंगे, हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कंठ। चलिए अगला देखते हैं, उच्चारण की दृष्टि से क वर्ग के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं। उच्चारण की दृष्टि से, ठीक है, देखते हैं, तालव्य, कंठ, मूर्धन्य, दंतव्य। अभी हमने इससे पहले पढ़ा क वर्ग किस में आया था, कंठ में आया था। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ध्वनियों में से बताइए कि कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है। अब बताइए कौन सा ओष्ठ नहीं है, कौन सा वर्ण इसमें से जो वर्ण दिया है इसको हम निकालेंगे तो दोनों होठ हमारे आपस में नहीं सटेंगे। म सट गया, प सट गया, फ सट गया, लेकिन जब इया बोलेंगे तो हमारा ओठ जो है आपस में नहीं सटा। तो यहाँ पे नहीं का ऑप्शन दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, इया को सिलेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित वर्णों में कौन सा मूर्धन्य है। मूर्धन्य कौन सा है, च मूर्धन्य है, ज्ञ मूर्धन्य है, ट मूर्धन्य है, या झ मूर्धन्य है। ठीक है, तो ऑप्शन जो ट है हमारा सी में, ये मूर्धन्य है। चलिए हम आपको पहले ये बताते हैं कि कौन सा क्या है, पहले आप कंफ्यूज बहुत हो जाएंगे। देखिए जो कंठ है, कंठ से कहाँ क्या क्या निकलता है। कंठ से हमारा निकल जाएगा अ, आ, क वर्ग, ठीक है, उसके बाद आ जाएगा विसर्ग और ह। विसर्ग, विसर्ग मैंने अभी आपको बताया, विसर्ग कहते किसे हैं, अह को विसर्ग कहते हैं, अंग अह को विसर्ग, और ह। ये सब क्या है, कंठ से निकलते हैं, कंठ से निकलते हैं ये सब, कंठ से। ठीक है, कंठ से निकलने वाले हैं अ, आ, क वर्ग, पूरा क वर्ग, क वर्ग मतलब क ख ग घ, ठीक है, अंग। ये पूरा जो क ख, ये क ख ग घ अंग है, ये कहाँ से निकलेगा, ये कंठ से निकलेगा। और उसके बाद क्या आ जाएगा, विसर्ग आ जाएगा, अंग और अह आ जाएगा। उसके बाद ह, ये सब कहाँ से निकल रहा है, कंठ से निकल रहा है। ठीक है, अगला है, हमने कंठ देखा, अब अगला है तालव्य का। तालव्य यानी तालु से लग के कौन सा वर्ण निकलता है। तो छोटी ई निकल जाएगा, छोटी ई, एक मिनट, छोटी ई निकल जाएगा, बड़ी ई निकल जाएगा। छोटी और बड़ी दोनों ई कहाँ से, तालव्य से। च वर्ग, पूरा का पूरा च वर्ग, च छ ज झ इय कहाँ से निकलेगा, तालव्य से। उसके बाद य, ठीक, और उसके बाद आ जाएगा हमारा बड़ा श, जिसे तलावी श भी कहते हैं। ठीक है,
तलावी श तालु से निकलता है, इसे तलावी श भी कहते हैं और बड़ा श भी कहते हैं। तो ये जो हमारा है छोटी ई, बड़ी ई, पूरा च वर्ग, य और श, ये सब मिलकर कहाँ से निकलता है? ये सब है तालव्य। ठीक है, अब देखते हैं मूर्धन्य किसे कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे मूर्धन्य। मूर्धन्य वर्ण कौन सा है? तो मूर्धन्य वर्ण में आ जाएगा हमारा ये री आ जाएगा। ठीक है, ट वर्ग आ जाएगा पूरा, र आ जाएगा किसमें? मूर्धन्य में। और मूर्धन्य में आ जाएगा मूर्धन्य श, मूर्धन्य श, बीच वाला श, षटकोण स जिसे हम कहते हैं, यह आ जाएगा मूर्धन्य श। ठीक है, अगला देखते हैं। तो हमारा मूर्धन्य से आ गया री, ट, पूरा ट वर्ग और र और ये मूर्धन्य श। ठीक है, अगला देखते हैं दंत्य वर्ण। दंत से कौन सा निकलता है? तो जो त वर्ग पूरा है, त, ये पूरा वर्ग त थ द ध न, ये पूरा का पूरा कहाँ से निकलता है? दांत से, दंत वर्ण हो गया। और इसके साथ स, छोटा स जिसे हम कहते हैं, दंती श भी इसे कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद आ गया हमारा ल। ये तीन वर्ण जो है, ये त वर्ग पूरा का पूरा, स और ल, ये सब कहाँ से निकलते हैं? दंत वर्ण है। ठीक है, अगला देखते हैं ओष्ठ। ओष्ठ से कौन सा निकलता है? तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ दोनों निकल जाएंगे ओष्ठ से। अगला है प। प पूरा वर्ग, प फ ब भ म। ठीक है, ये कहाँ से आ जाएगा? ओष्ठ से आ जाएगा। अगला देखते हैं। अब आया कंठ तालव्य वर्ण। कंठ तालव्य वर्ण में आ जाएगा ए और ए। ए और ए आ जाएगा किसमें? कंठ तालव्य में। सिर्फ कंठ में नहीं, कंठ के साथ जो तालव्य लग गया, कंठ तालव्य में हमारा आ गया ए और ए। ठीक है, अगला देखते हैं कंठोष्य वर्ण, यानी कंठ और ओठ से मिलकर जो वर्ण बने उसे कहते हैं कंठोष्य वर्ण। ये हो जाएगा हमारा ओ और औ। अरे औ है और नहीं है, और है हमारा हो जाएगा ओ और। ठीक है, ये दोनों है ओ और औ, कंठोष्य हो जाएगा, कंठ और ओठ से मिलकर ही हमारा हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है दंतोष्ठ। दंतोष्ठ में आ जाएगा हमारा व और फ। दंत और ओष्ठ में आ जाएगा हमारा व और फ। ठीक है, अगला देखते हैं। चलिए, नासिक वर्ण में हमारा आ जाएगा अंग। ठीक है, इ, फिर ड आ जाएगा, उसके बाद न और म। ठीक है, ये सब किस में आ जाएगा? नासिक में, यानी नाक से निकलते हैं ये सब। अनुनासिक भी कहते हैं इसे, नासिक वर्ण भी कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला आ जाएगा हमारा अलजिह वर्ण। अलजिह वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जिस किसी भी वर्ण के नीचे अगर ये बिंदी दे दिया, ठीक है, ये जो बिंदु है किसी भी वर्ण के नीचे, क ख के नीचे ये जो बिंदु दे दिया, इसे क्या कहते हैं? अलजिह वर्ण। ठीक है, ये खास तौर से क ख ग ज और फ में इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, ये क्यों लगाया क्यों जाता है? जब भी उर्दू या फारसी को या अरबी को हिंदी वर्ण में लिखा जाता है तो ये जो बिंदु है इनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछता है कि 4 ऑप्शन दे देगा आपको और पूछेगा कि इन ऑप्शन में फारसी लफ्ज़ का फारसी लफ्ज़ या अलजिह वर्ण कौन सा है, तो आपको वो बिंदु वाला देखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है व्यंजन में बताए कौन सा वर्ण महाप्राण है? इन व्यंजन में कौन सा वर्ण महाप्राण है? क ख ग
या अंग। अब हमें इनको पकड़ने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि महाप्राण और अल्प प्राण कहते किसे हैं। चलिए ये जानते हैं कि अल्प प्राण और महाप्राण कहते किसे हैं। देखिए, प्रत्येक वर्ण के वर्ग का, जैसे क का एक वर्ण है, च का एक वर्ण है, ट का वर्ण है, जो है, ठीक है, प्रत्येक वर्गों के एक वर्ण का, जैसे पहला, ठीक है, ये पहला, सॉरी, पहला, तीसरा और पांचवा, ये हमारे क्या हो जाते हैं, अल्प प्राण कहलाते हैं। पहला, तीसरा और पांचवा। जैसे क के वर्ग में क वर्ग में पहला क वर्ग गया, तो क किस में हुआ, अल्प प्राण हुआ। ख महाप्राण हुआ। ग क्या हुआ, अल्प प्राण हुआ। घ महाप्राण हुआ और अंग अल्प प्राण हुआ। ठीक है, यानी एक अल्प प्राण, एक महाप्राण, एक अल्प प्राण, एक महाप्राण, एक अल्प प्राण, एक महाप्राण अल्टरनेटिव में चल रहा है। इसमें ज़्यादा कंफ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। जब भी शुरुआत होगा अल्प से शुरू होगा। अल्प माने छोटा, तो हमेशा किसी भी चीज़ की जो शुरुआत होती है वो छोटे से शुरू होती है। इसको आप याद भी कर लेंगे तो भी बेहतर है, नहीं याद कर लेंगे तो सबसे बेहतर है। और अल्प प्राण और महाप्राण का पकड़ने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि जो कोई भी वर्ग का पहला अक्षर जो होगा, जैसे क वर्ग में क जो है ये पहला अक्षर है, तो ये क्या होगा, अल्प प्राण होगा। च वर्ग में पहला अक्षर क्या है, च है, तो ये क्या होगा, अल्प प्राण है। वैसे ही ट और प, ऐसे में सब पहला जो अक्षर क्या है, अल्प प्राण। तो अल्प प्राण से किसी भी वर्ग का शुरुआत होता है। तो मैंने भी कहा एक अल्प प्राण आएगा, एक महाप्राण आएगा, एक अल्प प्राण आएगा, एक महाप्राण आएगा। ठीक है, उसी तरीके से होगा। तो अब ये बताइए, व्यंजनों में जो इन व्यंजन दिए हैं इनमें से कौन सा वर्ण जो है महाप्राण है। क्या क महाप्राण है? नहीं, ये तो शुरुआत का है, अल्प प्राण हो गया। ख महाप्राण है? हाँ, ख हो सकता है क्योंकि क के बाद क्या आता है, ख। तो क अल्प प्राण, ख महाप्राण। फिर ख के बाद क्या आता है, ग अल्प प्राण, और उसके बाद घ आता है, घ क्या होगा, महाप्राण। फिर अंग क्या हो जाएगा, अल्प प्राण हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में संयुक्त व्यंजन कौन से हैं। संयुक्त व्यंजन। अब हमने संयुक्त व्यंजन नहीं जाना कि संयुक्त व्यंजन कहते हैं किसे। चलिए पहले ये जानते हैं संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। देखिए, संयुक्त व्यंजन जो होता है वो उसे कहते हैं संयुक्त का सबसे पहले हम मतलब समझेंगे कि संयुक्त का मतलब क्या होता है। संयुक्त का मतलब होता है मिलकर। ठीक है, हम 2 आदमी 3 आदमी जो संयुक्त होकर कोई से काम करते हैं उसे क्या कहते हैं, संयुक्त कहते हैं। तो मिलकर जो चीज़ बने उसे संयुक्त कहेंगे। तो हमें ये देखना है कि इन सब वर्णों में कौन सा जो वर्ण है वो मिलकर बना है। ठीक है, इन चारों में। चलिए मैं संयुक्त वर्जन में आपको दिखाता हूँ। पहले तो आप ये देखते रहिए इसमें से मिलकर कौन बना है। संयुक्त वर्जन में पहला आ जाएगा, एक आता है छ, क्षत्रिय छ। ठीक है, छ जो है वो मिलके बनता है क हलंत क से और प्लस षटकोण स से। ठीक है, मिलकर बनेगा छ, संयुक्त व्यंजन हुआ क्योंकि छ जो है क और श से मिलकर बना है, तो ये हो गया संयुक्त व्यंजन। त्र जो है ये त्र मिलकर बनता है त और र से। ठीक है, तो ये क्या हुआ, संयुक्त व्यंजन हुआ। 2 व्यंजन मिलकर बना तो संयुक्त हुआ। और जो ये ज्ञ है, अच्छा एग्जाम में पूछता है ज्ञ जो है ये छ और त तो हम बता देंगे, लेकिन जो ज्ञ है इसको बताना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ज्ञ बनता कौन से 2 शब्द से है। एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है ये। ठीक है, सबसे अब देखते हैं जो ये ज्ञ है, ये ज्ञ ये बनता कैसे है। तो सबसे पहले ज, ठीक, हलंत ज, और उसके बाद आ जाएगा हमारा ईय। कभी सोचा भी नहीं होगा आपने कि ज आधा ज और ईय मिलके हलंत ज और ईय मिलके ज्ञ बनता है, ज्ञ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अच्छा, इसमें एक और है, उसको भी बता देता हूँ। ये जो स्र होता है, ठीक है, स्र, ये बड़ा श और र मिलकर बनता है स्र, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा इनमें से? ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछ रहा है संयुक्त व्यंजन कौन सा है। तो मैंने संयुक्त व्यंजन चारों आपको बता दिया। इनमें 3 ठो दिया है और ये तीनों क्या है? संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा वर्ण नासिक है? नासिक मैंने अभी बताया, नासिक कौन से वर्ण है? चलिए बताइए, नासिक कौन कौन से वर्ण है? जल्दी बताइए, फटाफट बताइए। क्या ए हो जाएगा, या बी हो जाएगा, या सी हो जाएगा, या डी हो जाएगा? कौन सा होगा? जल्दी बताइए। नासिक में कौन कौन से वर्ण आए थे? अंग आया था, इया आया था, हड़ा आया था, न आया था और म आया था, ठीक है। तो इनमें से नासिक कौन सा निकल रहा है? इया, हमने अभी इया बताया आपको, ये, ठीक है। यहाँ पे इया है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। च, छ, ज, झ, इय, यह ध्वनि क्या कहलाती है? मैंने अभी आपको बताया क्या कहलाती है। क्या यह कंठ से निकलता है? क्या यह मूर्धन्य से निकलता है? क्या यह तालुज से निकलता है या दंत से निकलता है? चलिए बताइए। ऑप्शन दे दिया हूँ आपको, जल्दी आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए। चलिए, च, कंठ से क्या निकलता है? क निकलता है, कंठ से क निकलता है। तालुव्य से क्या निकलेगा? त निकलेगा। दंत से क्या निकलेगा? दंत से त वर्ग निकलेगा। सॉरी, यहाँ गलती हो गया। तालुव्य से ये हमारा क्या निकलेगा? च निकलेगा, ठीक है। दंत से त निकलेगा और मूर्धन्य से क्या निकलेगा? ट वर्ग, ठीक है। जो ट वर्ग है हमारा कहाँ से निकलेगा? मूर्धन्य से। तो च वर्ग जो है कहाँ से निकलेगा? तालुव्य से। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से अल्प प्राण कौन से हैं? मैंने अभी बताया, अल्प प्राण और महाप्राण को पहचानने की सबसे आसान विधि, इतना आसान विधि आपको आज तक किसी ने बताया नहीं होगा। क्या करना है? एक पकड़ना है, एक छोड़ना है, एक पकड़ना है, एक छोड़ना है। शुरुआत किससे होगा? अल्प प्राण से होगा। तो इसमें पूछ रहा है अल्प प्राण कौन सा है। देखिए, तो क, पहला हम देखते हैं ए को, क, ख, ग, ठीक है। एक आएगा, एक नहीं आएगा। तो क पहला आ गया हमारा अल्प प्राण, उसके बाद ख आ गया, ख महाप्राण हो गया, और ग जो है हमारा ये हो गया अल्प प्राण, ठीक है। तो इसमें ख दिया नहीं है, तो यानी 2 हमारा अल्प प्राण हो गया। अगला देख लेते हैं। अ आ ही होगा नहीं, फ और भ होगा। पहला अक्षर प और फ, प क्या होगा? अल्प होगा, और फ क्या होगा? महाप्राण होगा। तो ये तो गलत हो गया। थ और छ ऐसा होगा, ये तो एक का है ही नहीं। त आता है क्या? अल्प प्राण, और त के बाद थ, ये क्या आ जाएगा? महाप्राण, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, क और ग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में तालव्य ध्वनि कौन सी है? इसका ऑप्शन आप दीजिए, जल्दी से दीजिए, फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। तालव्य ध्वनि कौन सा है? क्या ड, ढ, ड़, अड़ हो जाएगा? क्या क, ख, ग, घ हो जाएगा? या च, छ, ज, झ हो जाएगा? या त, थ, द, ध हो जाएगा? चलिए फटाफट बोलिए। ये तो हमारा हो गया। क वर्ग कहाँ से हो गया? कंठ से। त वर्ग कहाँ से हुआ? ट वर्ग। जल्दी बताइए, ट वर्ग कहाँ से निकला? मूर्धन्य से, ठीक है। और हमारा जो त वर्ग है ये कहाँ से निकला? ये हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कहाँ से? तालव्य से। त तालव्य, हमेशा इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, त तालव्य मिलता जुलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है?
देखिए व्यंजन में हर किताब में आपको अलग अलग मिलेंगे, कहीं आपको 45 मिलेगा, कहीं आपको 50 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है, कहीं आपको 52 मिलेगा ऑप्शन में, ठीक है, कहीं 11 मिलेगा, कहीं 33 मिलेगा। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या, ठीक है। बहुत सारे हमारे बच्चे हैं जो वर्णमाला में पूरे संख्या यानी जो 52 संख्या होता है इसे मार के चले जाते हैं, व्यंजनों की संख्या 12। तो व्यंजन के पूछ रहा है मेरे भाई, ठीक है, व्यंजन का यानी क ख ग घ अ आ इ ऊ उसमें नहीं पूछ रहा है, व्यंजन का पूछ रहा है, स्वर का नहीं। व्यंजनों की संख्या, तो व्यंजन की संख्या कितनी हो जाएगी? 33, ठीक है। स्वर की संख्या कमेंट करके बताइए, सब मिलाकर 52, ठीक है। अब 52 कैसे याद रखें? इंग्लिश का वर्ड सबको याद रहता है, ABCD कितना है? 26 है। हम लोग अंग्रेजों से 2 कदम आगे हैं, गुणा कर देंगे 2, कितना हुआ? 52, ठीक है। हमेशा ऐसे ही याद करिए कि ये ट्रिक है, रियल में ऐसा है नहीं, ये ट्रिक मैंने आपको बताया ताकि 26 गुना 52 होता है और हमारे हिंदी में 52 शब्द हैं, सॉरी वर्ण हैं। अगला देखते हैं, निम्न में से घोष वर्ण कौन से हैं? घोष, अघोष, सघोष, घोष कौन से हैं? जल्दी बताइए, फटाफट बताइए, मैंने आपको पहले पढ़ा चुका है इसको। चलिए, घोष वर्ण जो हो गया हमारे ऑप्शन डी, ठीक है, ह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने होते हैं? हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं? जल्दी से बताइए। 6 होते हैं, 6 होंगे, 7 होंगे, 4 होंगे या 2 होंगे? तो जो मूल स्वर की बात होती है वो कितने होते हैं? 4। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन सा है? तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? महाप्राण पूछ रहा है, अल्प प्राण नहीं, ठीक है। तो महाप्राण हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए 23 का, ठीक है। अगला चलते हैं, वर्णमाला कहते हैं किसे कहते हैं? चलिए बताइए। शब्द के समूह को कहते हैं वर्णमाला, वर्णों के संलग्न को कहते हैं वर्णमाला, शब्द गणना को कहते हैं वर्णमाला, या वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं वर्णमाला? चलिए बताइए। जो शब्द का समूह रहेगा, जैसे अब, तब, कब, जब, मब, तब, इसको क्या वर्णमाला कहेंगे? नहीं। वर्णों के संलग्न को वर्णमाला कहेंगे? बिल्कुल नहीं। शब्द की गणना को, शब्द को हम गिन लेंगे तो क्या वर्णमाला कहेंगे? बिल्कुल नहीं। हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वर्णों के व्यवस्थित समूह को, जहाँ क ख ग घ ङ आता है, इसे क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, ए वर्ण क्या कहलाते हैं? जल्दी से फटाफट ऑप्शन दीजिए, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ अभी। ए और ए क्या कहलाएंगे? नासिक, मूर्धन्य, ओष्ठ या कंठ तालव्य? जल्दी बताइए क्या कहलाएंगे? ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, कंठ तालव्य, ठीक है। अगला देखते हैं, श, स और स, ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? प्रकंपी, स्पर्शी, संघर्षी या स्पर्श संघर्षी? ठीक है। 26 का क्या होगा? फटाक से आंसर दीजिए। स, स और श, ह, ये जो चारों हैं, श, स और ह, ये चारों क्या कहलाते हैं? इसे कहते हैं संघर्षी व्यंजन, ठीक है, क्योंकि इसको निकालने में संघर्ष बहुत ज़्यादा करना होता है। इन चारों को संघर्षी व्यंजन कहते हैं, ठीक है। अगला हमारा है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? अभी मैंने ऐसे पहले आपको बताया, मूलतः वर्णों की कुल संख्या। इससे पहले क्या पूछा था? व्यंजनों की। यहाँ क्या है? वर्णों की। ये चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा। क्या है? मैंने अभी बताया, अंग्रेज़ों से हम कितने कदम आगे हैं? 2 कदम। अंग्रेज़ों के अंग्रेजी में कितने वर्ण आते हैं? 26। तो हमारे में कितने आएंगे? 26 दूना 52। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला चलते हैं, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? अभी मैंने बताया 52, ठीक है। अगला है, अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण।
कौन सा है, जल्दी बताइए। अ है, ज है, ह है या स है। अभी मैंने स घोष और अ घोष पढ़ाया आपको, जल्दी बताइए अघोष वर्ण कौन सा है। तो अघोष वर्ण जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, अगला देखते हैं, और ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन होगा, 29 नंबर। ठीक है, तो अगला हो जाएगा हमारा, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं। अ आता है अ, ठीक है, हमेशा ध्यान दीजिएगा। अ तो अनुस्वार हो जाएगा, नहीं। अयोगवा हो जाएगा, नहीं। अंतस्थ हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। या अकरांत हो जाएगा। जी हाँ, जिसके अंत में अ लगा हो वो क्या हो जाएगा, अकरांत। क्या हो जाएगा, अकरांत। तो आज का क्लास हमारा यहीं तक था। किन बच्चों को कन्फ्यूज़न होगा कि मैंने कैसे कहा कि अंग्रेज़ी से हम 2 कदम आगे हैं। देखिए मैं बताता हूँ, अगर अंग्रेज़ी में हमें भ लिखना है, ठीक है, भ, हिंदी में क्या लिख दिए, एक लिख दिए, उन वो क्या लिखेंगे, बी और एच लिखेंगे, तब जाके इनका भ होगा। इनसे हम 2 कदम आगे हुए कि नहीं आगे हुए। ये 2 शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम एक ही शब्द में इस्तेमाल कर ले रहे हैं, इनसे 2 कदम आगे हुए ना। इसी बिना पे मैंने कहा कि उनसे हम 2 कदम आगे हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, फटाफट सब्सक्राइब कर लो, कौन सा पैसा लग रहा है इसमें। और यूपी पुलिस तो इस बार निकालना है, चाहे जैसे भी। तो चलिए मेरे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल का मज़ा लें और सीखते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।